वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। तो आइए हम लोगों का आज का सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, ये आपका पार्ट 4 है। ओके, पार्ट 4 को आप प्लेलिस्ट में जाके बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ का प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज सर की जो बुक है उससे हम लोग कर रहे हैं। आज इसमें हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। आप लोगों का कंप्लेन रहता है बार बार कि किसी किसी सीरीज को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट उसी वीडियो में होता है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आता है। नेचुरली है कि वीडियो हम उसी का ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे जिसमें व्यू ज़्यादा आता हो। मतलब व्यू का मतलब क्या होता है, आपका इंटरेस्ट उस पार्ट पे ज़्यादा है, तो मेरा भी इंटरेस्ट उसी पार्ट पे जाता है कि मैं उसका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सभी सीरीज को कंटिन्यू रखूँ। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य से। आज का हमारा पहला जो इसमें क्वेश्चन है क्या है, तो आज में इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन था, ये बताना है आपको। ये कलर थोड़ा ठीक नहीं है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हम डायरेक्ट अब आंसर कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग खुद से इसका तो हाँ चलिए, तो हो गया मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी, तो चाणक्य विष्णुगुप्त की मदद से सत्ता प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आज। और हाँ, जो भी नए छात्र छात्राएं होंगे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था, 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था कौन था, सेल्यूकस था। किस शासक के शासन काल के समय में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन था, चाणक्य थे। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। किससे मुक्ति दिलाने के लिए, तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए मुक्तिदाता कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत क्या है, वह है इंडिका प्रशासन का। ठीक है, ये BPSC 46 में पूछा गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया, नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका मेगास्थनीज।
चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था, कौन बना था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद? बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो ये रहते थे बिंदुसार के। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में, द्वितीय कालाशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की वो की थी मोगलीपुत्र तीस ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो हुआ था 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो कलिंग के युद्ध में। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? केंद्रीय न्यायालय बताना है आपको मौर्य साम्राज्य का। कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? बोध गया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं, रुक्मिणी देई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ये बहुत बार पूछा हुआ है, 65 में पूछा था, 41 में पूछा, बहुत बार पूछा है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। कहाँ स्थित था? कुम्हरार पटना में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? एरियन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक ने। ये 4 गुफा थे, सुदामा की गुफा, विष्णु झोपड़ी और चौपार तथा कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो ये करवाया था दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। कौन था? दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो दीदारगंज पटना से। आंसर हो गया ए। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। इसे दीदारगंज को क्या कहते हैं? स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल से बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार को। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथम यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? एस्ट्रेबो। यूनानी दूत डिमोल्कस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाब्रू स्तंभ। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र।
मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका था? यह कथन मेगास्थनीज का था। ये इंडिका में भी बताया गया है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौर्य प्रशासन के संबंध में यह केंद्रित कृत है, सही है। यह करों का बोझ अधिक था, सही है। प्रशासन तंत्र कठोर था, सही है। यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी डी। अशोक के स्तंभ में कौन सा कथन सही है? स्तंभ में कौन सा कथन सही है? ये चारों। उसने धर्म विजय की नीति को अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। देव नामप्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो वो थे अशोक। धम्म महामात के कार्य क्या थे? धम्म नीति या क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना, जन कल्याण के उपाय। उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। 54 में है मौर्यकालीन प्रशासन ने राजू कौन थे? तो उपयुक्त कोई नहीं थे। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? कौटिल्य का नाम आता है, पाणिनि का नाम आता है एवं उपार्वर्ष का नाम आता है। तीनों का नाम आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं, क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका एक पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दूसरा दीदारगंज की यक्षी और तीसरा बाबर की गुफाएं। यानी कि आंसर हो जाएगा बी। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से और 12 शिलालेख से। उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट। तो ये आज का हमारा 59 का शानदार क्वेश्चन का हमारा प्रैक्टिस से समाप्त हुआ। इसे आप देखें, शुरू से अंत तक देखें, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ये ना सोचें कि ये छोटा है क्वेश्चन या बड़ा है। आपका 15 से 20 मिनट जाएगा, इस टोटल को आप रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन जब भी देखें वीडियो तो शुरू से लास्ट तक आप लोग 1 मिनट 2 मिनट देख के वीडियो को छोड़ देते हैं। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा आप ना देखें तो फ़ायदा होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा भी किसी की मदद हो जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, क्योंकि एग्जामिनेशन अब नज़दीक आने वाली है। कब नोटिफिकेशन आ जाएगी ये कहना अभी कठिन है। तो चलिए अब हम लोग विराम देते हैं।